आज बात करने वाले हैं रामेश्वरम के एक ऐसे लड़के के बारे में जिसने तय किया एक अखबार बेचने वाले से लेकर एक राष्ट्रपति बनने का सफर। तो कौन है वो? जी हाँ, आपने सही गैस किया, एपीजे अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अबुल मतलब उनके परदादा का नाम, पाकिर उनके दादा का नाम, जैनुलाब्दीन उनके पिता का नाम और अब्दुल कलाम उनका नाम। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को हुआ अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म। उनका जन्म रामेश्वरम में तमिलनाडु के अंदर हुआ था। उनका जन्म एक मुस्लिम फैमिली के अंदर हुआ था। शुरुआत से ही उनके पिता और उनकी आर्थिक हालत जो थी बहुत ही कमजोर थी और वह एक नाविक थे। लेकिन इसके बावजूद भी अब्दुल कलाम पढ़ाई के अंदर बड़ी दिलचस्पी लेते थे। एक दिन क्या हुआ, उनके मास्टर जी ने उनको थप्पड़ मारकर लास्ट वाली बेंच पर बैठा दिया। लास्ट वाली बेंच पर बैठने के बाद उनको यह एहसास हुआ और उन्होंने आगे जाकर अपने इंटरव्यूज के अंदर ये बात बोली भी कि देश का सबसे बढ़िया टैलेंट क्लास की लास्ट बेंच पर भी मिल सकता है। काफी लोग क्लास की लास्ट बेंच को कमजोर बच्चों की बेंच मानते हैं, लेकिन अब्दुल कलाम ने बोला क्लास की लास्ट बेंच पे भी इंडिया या दुनिया का कहीं का भी सबसे बेस्ट टैलेंट मिल सकता है। अब्दुल कलाम की बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो इसी के चलते हुए रात को बहुत देर तक पढ़ा करते थे। लेकिन उनके पास केवल 2 घंटे के लिए ही फ्यूल रहता था, जैसे हम केरोसिन ऑयल बोलते हैं, तो 2 घंटे तक के लिए उनके पास अवेलेबल था, तो इसके लिए वो 2 घंटे रात को पढ़ पाते थे। लेकिन इस बात को देखकर उनके माता पिता को भी ये रियलाइज हुआ कि ये लड़का तो बहुत पढ़ने वाला है, तो उन्होंने अपने आप को खुद को अंधेरे में रखकर अब्दुल कलाम जी को उन्होंने फ्यूल प्रोवाइड करवाया, केरोसिन प्रोवाइड करवाया, जिससे वो रात भर पढ़ पाते थे। और टीचर्स का रोल कितना ग्रेट रहा अब्दुल कलाम जी की लाइफ में, उन्होंने इस बात को अपनी पुस्तक के अंदर भी वर्णन कराया। उन्होंने बताया है कि एक मास्टर जी थे, गणित के मास्टर जी थे, जो जिनकी शर्त थी कि जो भी बच्चा सुबह 4 बजे नहा धोकर आएगा तो उसको मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। जो बच्चा भी सुबह 4 बजे नहा धो के आएगा उसको मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। और सुबह अब्दुल कलाम क्या करते थे? अब्दुल कलाम सुबह आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वो सुबह 4 बजे नहा धो के तैयार होके मास्टर जी के घर सुबह पहुंच जाते थे और वहां 1 घंटा उनसे पढ़कर आते थे। इतनी रुचि थी अब्दुल कलाम की। इसी रुचि के चलते उन्होंने अपनी हायर स्कूलिंग जो थी वो श्वेट्स हायर पब्लिक स्कूल के अंदर करी। इसी के साथ साथ वो MIT भी गए, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनका एडमिशन हुआ और MIT के अंदर उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लिया। वहां पर एडमिशन लेने के बाद में उनकी DRDO के अंदर नौकरी लग गई। जी हाँ, बिल्कुल, DRDO जो डिफेंस हमारे यहाँ का है उसके अंदर उनकी जॉब लगी और DRDO के अंदर नौकरी के बाद उन्हें मौका मिला कि वो विक्रम साराभाई की टीम के अंदर शामिल हुए। विक्रम साराभाई की टीम के अंदर शामिल होने के बाद उनको नासा जाने का मौका मिला। जी हाँ, नासा गए 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए। वहां पे जब वो नासा पहुंचे तो वहां के लोगों ने क्या करा, उन्होंने देखा अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का है। उनकी इंटेलिजेंस देखने के बाद उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने उनको, नासा वालों ने ऑफर कर दिया कि हमारे यहाँ रुक जाओ, नासा में काम करो, हम तुमको देंगे जितनी तनख्वाह तुम्हें इंडिया में मिल रही है ना उससे 5 गुना ज्यादा तनख्वाह हम तुमको देंगे और यहाँ पे सेटल हो जाना, माला माल हो जाओगे। लेकिन अपनी पुस्तक के अंदर उन्होंने ऑटोबायोग्राफी के अंदर उन्होंने वर्णन करा इस बात का कि एक बार के लिए उनका भी मन डोल गया था। एक बार के लिए उनने भी सोचा था कि मैं क्या करूं, क्या यहाँ पर रहूं या फिर भारत देश में जाकर उन लोगों की सेवा करूं। लेकिन अंत में उन्होंने हमारी सेवा करना ही चुना और इंडिया वापस आने का निर्णय लिया 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग के बाद आके उन्होंने इसरो ज्वाइन किया। इसरो की वो शुरुआती स्टेज थी, तो इसरो के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से नहीं थी। तो उन्होंने जैसे ही इसरो को ज्वाइन किया तो इसरो को ज्वाइन करने के बाद बड़ी प्रॉब्लम्स आई इसरो के अंदर उनको। अब प्रॉब्लम्स का खजाना था, प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी थी। इतनी प्रॉब्लम्स थी कि वो अपना जो स्पेस का जो सामान थे वो लेकर जाते थे, तो वो बुलक कार्ड, आपको पता होगा बैलगाड़ी जो होती है, बैलगाड़ी पे एक स्पेस का सामान रखकर, स्पेस इंजन का, इन चीज़ों का सामान रखकर लेके जाते थे। बड़ी परेशानियाँ हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उनको पता था कि इसके बाद का जो टाइम है वो टाइम बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम होने वाला है। इसकी पिक्चर्स भी आपको दिखेंगी यहाँ पर, पिक्चर्स भी हैं इस चीज़ की कि कैसे परेशानियों का सामना करके उन्होंने इसरो का साथ दिया। इंदिरा गांधी जो उस टाइम की प्रधानमंत्री थी, उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया मीडिया के सामने कि वी आर नॉट हैविंग फंड्स
उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने से, फंड्स देने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन उन्होंने छुपकर फंड्स उनको दिए और उस फंड्स की हेल्प से उन्होंने अपना काम शुरू करा। साइकिल के ऊपर सारे पार्ट्स वो लेकर गए। तो ये इसरो की शुरुआती स्टेज में उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी। उन्होंने अपना लॉन्च पैड जो था, लॉन्च पैड उन्होंने जीप पर जो बीच होता है उसके पास लगाया था अपना लॉन्च पैड। अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत ही होशियारी का काम करा। उन्होंने PSLV और SLV3, जी हाँ, PSLV और SLV3 इन दोनों का काम एक साथ बनाना शुरू करा, है ना। जैसे उनका मानना ये था कि अगर हम अलग अलग बनाएंगे तो अलग अलग इनका खर्चा आएगा, इनकी कॉस्ट अलग अलग आएगी, लेकिन अगर साइमल्टेनियसली इनको बनाना स्टार्ट करेंगे तो शायद कम में कर पाएंगे। तो जब उन्होंने SLV3 को बनाना स्टार्ट करा तो 1979 के अंदर SLV3 जो था वो फेल हो गया। SLV3 जब फेल हुआ तो कलाम जी बहुत घबरा गए कि दुनिया बोलेगी कि उन्होंने सरकार का पैसा, देश का पैसा बर्बाद कर दिया। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको सतीश धवन उनको बुलाने के लिए आए। तो सतीश धवन ने कहा, चलिए कलाम, आपको वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाना है और प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आपको जवाब देना है इसके लिए। तो कलाम बड़ा डर रहे थे कि मैं कैसे जाऊँगा, कैसे देश का सामना करूँगा, क्या बोलूँगा लोगों को। तो वो डर के वहाँ गए और जैसे ही मीडिया ने सवाल पूछना शुरू करा कि आपने देश का इतना सारा पैसा बर्बाद कर दिया, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे इसके ऊपर। तो धवन जी ने क्या करा, सतीश धवन ने उनका माइक उनके पास से हटा लिया और अपने पास लगाया। तो उन्होंने जवाब दिया सतीश धवन ने कि हाँ, भले ही आज हमारी टीम फेल हो गई है, लेकिन यही टीम 1 साल बाद दोबारा उठकर आएगी और SLV3 को सक्सेसफुल बना के दिखाएगी। और ऐसा ही हुआ। सतीश धवन के शब्द सही रहे, उन्होंने सारी जिम्मेदारी इस मिशन के फेल होने की अपने ऊपर ले ली और 1980 के अंदर 1 साल बाद ही SLV3 लॉन्च करा गया और SLV3 सक्सेसफुल हो गया उसके अंदर। और जैसे ही वो सक्सेसफुल हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस बार सतीश धवन ने क्या बोला कि इस बार उन्होंने माइक जो था उसका मुंह कलाम की तरफ कर दिया और उन्होंने बोला कि बोलो, तुम्हारी वजह से हम जीते, तुम्हारी वजह से हमें सक्सेस मिली है, जवाब दो इन सबको। तो ये सतीश धवन ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई थी कि अगर कोई भी परेशानी आई थी तो उन्होंने अपने ऊपर ले ली। सतीश धवन जी की ये लीडरशिप क्वालिटी से बहुत इंस्पिरेशन मिली है अब्दुल कलाम को और उनकी बहुत उन्होंने अपनी बुक के अंदर तारीफ भी करी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब अपनी कैबिनेट बनाई तो कैबिनेट को बनाने के लिए उन्होंने अब्दुल कलाम को फ़ोन लगाया और उन्होंने अब्दुल कलाम को फ़ोन करके पूछा कि मैं खुद की कैबिनेट बना रहा हूँ, क्या आप मेरी कैबिनेट में शामिल होना चाहेंगे, क्या मेरी कैबिनेट में शामिल होकर आप उसकी वैल्यू बढ़ाना चाहेंगे। तो अब्दुल कलाम जी ने कहा कि अटल जी, 1 दिन का समय मांगूंगा आपसे। तो जब उन्होंने 1 दिन का समय लिया, 1 दिन के बाद उन्होंने दोबारा से कॉल किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और 1 दिन के बाद उन्होंने यही जवाब दिया कि अभी मैं केवल बच्चों को पढ़ाने पर, बच्चों की ग्रोथ पर फोकस करना चाहता हूँ, ये राजनीति अभी मेरे बस की बात नहीं है। तो ये कहकर उन्होंने इस बात को टाल दिया। ठीक है, अब बात आती है जब वो पढ़ा रहे थे, जब वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा रहे थे, जब वो हमारे देश को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पर 2002 की ये बात है, 2002 के अंदर फ़ोन घुमाया किसने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। वो फ़ोन बजता रहा। फ़ोन बजते वाइस चांसलर ने उस फ़ोन को उठाया और वो वाइस चांसलर भागता हुआ गया और वहाँ पर उस टाइम पर पढ़ा रहे थे अब्दुल कलाम और जाकर बोला कि सर चलिए, जल्दी चलिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का फ़ोन आ रहा है बार। तो कलाम जी एकदम चौंक गए कि प्रधानमंत्री का फ़ोन क्यों आ रहा है। तो वो अपने कैबिन में आए, उन्होंने आके फ़ोन पर जब बात करी तो इस एंड पर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि इस बार आपसे रिक्वेस्ट करना यही चाहूँगा, इस बार यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं आपका नाम नॉमिनेट करना चाहता हूँ राष्ट्रपति बनने के लिए और मैं चाहूँगा कि इस बार आप मना ना करें। तो फिर से उन्होंने कहा कि 1 घंटे का समय चाहूँगा और 1 घंटे का समय मांग कर उन्होंने फ़ोन को रखा और सोचा 1 घंटे तक और फिर उन्होंने दोबारा से फ़ोन उठाया। फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने बोला कि जी, मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। इसी तरह अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूछा कि देखिए, अब आपका राज्याभिषेक होने वाला है, अब आप देश के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो किस किस को बुलाना चाहेंगे। तो उन्होंने पहले तो सोचा कि किसको बुलाऊं और सोचने के बाद उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि मैं बुलाना चाहूँगा 2 लोगों को। पहला तो वो मोची जिसने मेरे उन फटे जूतों को बार सिलकर उन्हें बनाए रखा
और दूसरा बुलाना मैं चाहूँगा उस ढाबे वाले को जिसने मुझे कई बार 1 से 2 रोटियाँ एक्स्ट्रा खिलाई थी। तो ये विनम्रता का एग्जाम्पल है कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी किसी का एहसान भूला नहीं और उस एहसान को याद रखा। अब आपने देखा होगा देश के जब प्रेसिडेंट्स जाते हैं तो उनका सामान ट्रकों में जाता है, कम ट्रक जाते हैं, ज़्यादा ट्रक राष्ट्रपति भवन के बाहर आते हैं। लेकिन ये पहले ही ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 सूटकेस लेकर राष्ट्रपति भवन के अंदर गए और 2 सूटकेस लेकर ही राष्ट्रपति भवन के बाहर आए। और उनके सूटकेस या उनकी जो बिलोंगिंग्स थी उसके अंदर क्या ही था, उनकी बिलोंगिंग्स के अंदर उनके पास 6 तो शर्ट्स थी जिसमें से 3 उनको डीआरडीओ ने दी थी, 4 पैंट्स थी जिसमें से 2 डीआरडीओ की थी, 1 लैपटॉप था, 1 जोड़ी शूज़ था। तो ये चीज़ें उनकी बिलोंगिंग्स में थी, तो ज़्यादा नहीं था। और एक पैटर्नल हाउस भी था जो उनका रामेश्वरम के अंदर था, जो उनके पिताजी का घर था, एक उनके पास वह था। ये सब होने के बाद उन्होंने सोचा कि मुझे एक गैदरिंग करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, उनके 10 भाई बहन थे, तो 10 भाई बहनों की उन्होंने गैदरिंग करी और उसके अंदर लगभग 52 लोगों के आसपास, 52 पीपल लाइक 52 पर्सन्स के आसपास वहाँ पर आए थे। और उसके अंदर वो लोग 8 दिन तक रुके थे। तो उन्होंने अपना पर्सनल अकाउंटेंट बिठा रखा था उसका हिसाब रखने के लिए, कि हिसाब रखना कितना खर्चा किस चीज़ पे कहाँ पर हो रहा है। तो टोटल खर्चा जब मिलाया तो 3,52,000 रुपये, 3,52,000 रुपीज़ का टोटल एक्सपेंडिचर ये आया। और उन्होंने कहा एंड में प्राइवेट बस से उन्होंने उनको उनके घर भी पहुंचवाया, अपने रिश्तेदारों को उनके घर भी पहुंचवाया। तो 3,52,000 का जो चेक था वो उन्होंने अपनी पर्सनल अकाउंट के अंदर से काट कर सरकार को सौंपा कि ये मेरी वजह से आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, ये खर्चा आप ले लीजिए। क्योंकि राष्ट्रपति होने के नाते सरकार की जिम्मेदारी केवल मेरे तक सीमित है, मेरे परिवार के लिए नहीं है जिम्मेदारी, मेरे खर्चों तक सीमित है, मेरे परिवार के लिए जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। तो इतनी विनम्रता दिखाते हुए उन्होंने 3,52,000 रुपये का चेक उनके हाथ में सौंप दिया। कभी भी पीएचडी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी उनके पास 40 डॉक्टरेट थी, 40 डॉक्टरेट्स। जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर वो जाते थे वहाँ से उनको एक डॉक्टरेट मिलती थी। तो उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 40 डॉक्टरेट्स थी। और जीवन के अंदर हर तरह का अवार्ड उनको मिला, भारत रत्न अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, हर तरीके के अवार्ड से उनको नवाजा गया। तो ये थी लाइफ हमारे अब्दुल कलाम की, जिनके बारे में हमने आज सुना, जिनका आज जन्मदिन है, जिनके बारे में हमने जाना। द ग्रेट एंड द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, ओनली वन एंड ओनली अब्दुल कलाम।